शायद आज आषाढ़ का पहला दिन है और इसलिए ये विशेष है अवसर कि हिंदी में आषाढ़ को एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द के रूप में स्थापित करने, एक महत्वपूर्ण प्रतीक और के रूप बिंब के रूप में स्थापित का श्रेय जिस लेखक को जाता है वो लेखक मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश का पहला नाटक आषाढ़ पर केंद्रित था। आषाढ़ को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक और रूपक के रूप में हमारे सामने रखता था और आषाढ़ का एक दिन एक ऐसा नाटक था जिससे अनेक लोगों का, अनेक इतिहासकारों का, आलोचकों का और विवेचकों का ऐसा मानना है कि वास्तविक हिंदी नाटक, वास्तविक आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की शुरुआत होती है। मोहन राकेश के नाटककार रूप के बारे में बातचीत करते समय सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि मोहन राकेश नाटक की दुनिया में आने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में हिंदी में स्थापित हो चुके थे। यानी कि अपनी रचनात्मक कल्पना और भाषा की अपनी दक्ष योग मोहन राकेश ने सबसे पहले कहानी और उपन्यास में किया और बखूबी एक तरह से वो नई कहानी आंदोलन के सबसे प्रमुख कहानीकार के रूप में उस जमाने में स्थापित थे। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव नई कहानी की ये तिकड़ी थी जिसने उस जमाने में नई कहानी को एक आंदोलन के रूप में स्थापित किया और नई कहानी को हिंदी अकादमिक क्षेत्र में और आलोचना के क्षेत्र में केंद्र में लाने का कार्य किया। तो भाषा और जीवन की समझ, रचना विवेक और जीवन विवेक को विकसित करने का जो शुरुआती काम मोहन राकेश को करना था, वो काम उन्होंने कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से पहले ही कर लिया था। कहानियों और उपन्यासों में अपनी रचनात्मक दक्षता को बहुत बेहतर तरीके से आजमाने के बाद मोहन राकेश नाटक में आए और उन्होंने अपना पहला महत्वपूर्ण पूर्णकालिक नाटक आषाढ़ का एक दिन लिखा। इससे पहले कि हम नाटककार मोहन राकेश के महत्व के बारे में बात करें, इस बात के बारे में बात कर लेना बेहद जरूरी है, इस बात को स्मरण कर लेना बेहद जरूरी है कि लगभग 1000 साल के भारतीय भाषाओं के इतिहास में नाटककार नाम की सत्ता या नाटककार नाम की रचनात्मकता का एक तरह से विलोपन हो गया था। एक तरफ महान संस्कृत नाटक भाष, कालिदास, भवभूति, शूद्रक, महेंद्र वर्मन, बोधायन, विशाखदत्त जैसे महान नाटककारों के बाद लगभग 10 शताब्दियों का समय, 9 शताब्दियों का समय ऐसा रहा जब किसी भी भारतीय भाषा में कालिदास और भवभूति का, शूद्रक और विशाखदत्त की तरह का महत्वपूर्ण नाटक नहीं लिखा गया। एक तरह से नाटक की सत्ता का, नाटककार की सत्ता का भारतीय भाषाओं से विलोपन हो गया था और 900-1000 साल के बाद 19वीं शताब्दी के आखिरी समय में और विशेष रूप से 20वीं शताब्दी में नाटक और नाटककार पुनः भाषा में वापसी कर रहे थे। भाष और कालिदास के बाद, भवभूति और शूद्रक के बाद, विशाखदत्त और महेंद्र वर्मन के बाद शायद बांग्ला और हिंदी के कुछ नाटककार ऐसे थे जिन्होंने नाटक को अपनी रचना का मूल माना और नाटक को रचनात्मकता की एक मूल विधा के रूप में विकसित करने का कार्य किया और उन्होंने नए जीवन को, नए जीवन विवेक को नाटक के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की। तो बांग्ला में जैसे डीएल राय, माइकल मधुसूदन दत्त और हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे नाटककार 19वीं शताब्दी में उभर कर आए, जिनको हम उनकी रचनात्मकता की अन्य विधाओं के या रचनात्मकता के और रूपों के साथ साथ उन्हें नाटक रूप में भी याद कर
20वीं शताब्दी की शुरुआत में सभी भारतीय भाषाओं में नाटक बड़ी मात्रा में लिखे जाने लगे। नाट्य मंडलियां, नाट्य कंपनियां स्थापित हुई जो पेशेवर और गैर पेशेवर दोनों ही तरीकों से भारतीय भाषाओं में काम कर रही थीं। और विशेष रूप से पारसी रंगमंच की कंपनियां हिंदी उर्दू में ही नहीं, भारत की अन्य भाषाओं में भी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लोक को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही थी। और पढ़ा लिखा जो नया शिक्षित वर्ग भारतीय समाज में उदित हो रहा था, उसको भी अपने साथ जोड़ने का एक कारनामा ये कंपनियां कर रही थी। खुद इन कंपनियों के भीतर बहुत ही महान और महत्वपूर्ण नाटककार उभर कर आए, जैसे हिंदी उर्दू परिक्षेत्र में आगा हर्ष कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक और नारायण प्रसाद बेताब जैसे महान नाटककार, महत्वपूर्ण नाटककार, जिनके महत्व का मूल्यांकन होना अभी हमारी भाषाओं में शेष है, वे नाटककार भी 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआती समय में उभर कर आए। लेकिन जिसे हम शिष्ट साहित्य कहते हैं, जिसे अभिजन परिभाषा के भीतर जिसे हम साहित्य कहते हैं, जो मूलतः लिखत के भीतर निवास करता है और लिखत के भीतर जीवित रहता है, उसके भीतर भी नाटक की दुनिया में हरिश्चंद्र और डीएल राय और माकल मधुसूदन दत्त के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा एक बेहद प्रभावशाली और परंपरा को एक बेहद नवाचारी ढंग से स्थापित करने वाला एक नाटककार भारतीय भाषाओं में उभरा। रविन्द्रनाथ टैगोर के समानांतर हिंदी में जयशंकर प्रसाद जैसे नाटककार भी नाटक लिख रहे थे, लेकिन जो योगदान नाटक के क्षेत्र में, भारतीय नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर का है, वैसा योगदान दूसरी भाषाओं के या खुद हिंदी उर्दू के नाटककार नहीं कर सके। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद 40 के दशक में और 50 के दशक में नाटककारों की एक बिल्कुल नई पीढ़ी उभर कर आई, जिसने अपने नाट्य व्यक्तित्व से, अपने रचनात्मक व्यक्तित्व से न सिर्फ नाटक विधा को उतना महत्वपूर्ण बनाया जितना कि वो संस्कृत के जमाने में कालिदास और भवभूति के जमाने में, विशाख दत्त और शूद्रक के जमाने में थी, बल्कि इन नाटककारों ने अपने नाटकों के माध्यम से दुनिया के महान नाटककारों की तरह से नाटक को, जीवन विवेक को, जीवन की नई परिस्थितियों को, नए जीवन को व्यक्त उस जमाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर बात 50 के दशक में उभर कर आते हैं, यानी 50 से 60-62 के बीच। पहले कौन नाटक उभर कर आया, किसके नाटक पहले खेले गए, किसने ज्यादा प्रभाव हासिल किया, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है और ये हमें इस पर रुकना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये पांचों नाटककार कन्नड़ में गिरीश कर्नाड, उर्दू, हिंदी, छत्तीसगढ़ी में तनवीर, हिंदी में मोहन राकेश, मराठी में विजय तेंदुलकर और बांग्ला में बादल सरकार। ये 5 नाटककार जो 50 और 60 के बीच में अपने पहले नाटक लिखते हैं, उनके पहले नाटकों के प्रदर्शन भी 50 से 60 के बीच में होते हैं। इन्होंने लगभग आधुनिक भारतीय नाटक की दुनिया को, जो एक प्रयोगशील दुनिया थी, जो बहुत तरह की राहें खोजने की कोशिश कर रही थी, उस दुनिया को एक बिल्कुल नई ऊंचाई, एक बिल्कुल जीवंतता और एक ऊर्जस्वता दी। ये वे नाटककार हैं जिन्होंने नाटक को एक स्वतंत्र विधा के रूप में कविता, कहानी, उपन्यास जैसी लोकप्रिय विधाओं के सामने स्थापित किया। आप देखेंगे कि विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड और हबीब तनवीर, बादल सरकार जैसे रचनाकार मूलतः अपनी अपनी भाषाओं में और भारतीय साहित्य के परिदृश्य में अपने नाटकों के कारण ही जाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने दूसरी विधाओं में लेखन नहीं किया। मोहन राकेश ने कहानियां और उपन्यास लिखी, विजय तेंदुलकर ने भी कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, लेकिन ये सारे के सारे
नाटककार भारतीय भाषाओं में और आधुनिक भारतीय परिदृश्य में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, तो नाटककारों के लिए। इसलिए ये नाटककार, ये 5 नाटककार हैं जिन्होंने नाटककार की रचनात्मकता को और नाटक की रचनात्मकता को, नाटक विधा की रचनात्मकता को अपनी अपनी भाषाओं में और भारतीय भाषाओं के परिदृश्य में बेहद ताकत के साथ, नवीनता के साथ, पुनर्नवता के साथ, ऊर्जस्विता के साथ और अपने संपूर्ण चरित्र के साथ, अपने पूरे कैरेक्टर के साथ स्थापित करने का काम किया। इससे पहले कि हम नाटककार मोहन राकेश के महत्व के बारे में बात करें, ये बात भी याद कर लेना बहुत जरूरी है कि 50 और 60 के बीच के इस वक्फे के पहले भारतीय भाषाओं में नाटक और रंगमंच की दुनियाएं अलग अलग चलती थी। यानी एक तरफ नाट्य मंडलियां थी, जैसे कि पारसी नाट्य मंडलियां, जिसमें नाटककार महत्वपूर्ण नाटक तो काम तो करते थे, लेकिन नाटककार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा नहीं थी। आदर्श कश्मीरी, नारायण प्रसाद बेताब या राधे श्याम कथावाचक या दूसरी भाषाओं में, विशेष रूप से बांग्ला में, मराठी में जो पारसी रंग कंपनियां काम कर रही थी, उसमें जो नाटककार काम कर रहे थे वे महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, परंतु उन कंपनियों के भीतर रंगमंच की एक संपूर्णता में तो प्रतिष्ठा थी और वो लोकप्रिय भी था, परंतु नाटक की एक स्क्रिप्ट के रूप में, एक आलेख के रूप में, एक लिटरेरी विधा के रूप में उनका महत्व स्थापित नहीं कर सकी थी। आज हम ऐतिहासिक रूप से जब उनके पारसी कंपनियों के नाटककारों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि उनमें से अनेक नाटककार ऐसे हैं कि यदि उस जमाने में भी उनके नाटक प्रकाशित हुए होते तो शायद नाटककार के रूप में, भारत की भाषाओं में महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में उनकी स्थापना हो सकती थी। परंतु उनकी उपस्थिति के बावजूद रंगमंच अपने तरीके से एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित हो रहा था। दूसरी तरफ वो रंगमंच था जो पारसी नाट्य कंपनियों के प्रभाव से लोक भाषाओं में पैदा हो रहा था, और वहां भी वही विसंगति और विडंबना आकार ले रही थी कि वहां नाटक था, रंगमंच था, वो लोकप्रिय था, वो जनता से जुड़ा हुआ भी था, जनता उन नाटकों को देखने के लिए भी जाती थी, परंतु नाटक की साहित्यिक जो इयत्ता थी, जो उसका साहित्यिक महत्व था, एक लिटरेरी फॉर्म के रूप में जो उसकी उपस्थिति थी, वो वहां अलग से दर्ज जा पा रही थी। आप सिर्फ उदाहरण के लिए यदि हिंदी क्षेत्र में काम करने वाली नौटंकी कंपनियों के रंगमंच को और नौटंकी कंपनियों के भीतर से उभरने वाले नाट्य साहित्य का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि बेहद महत्वपूर्ण काम वहां हो रहा था। नौटंकी के भीतर कम से कम पंडित नाथाराम शर्मा गौड़ और श्री कृष्ण पहलवान जैसे 2 बड़े नाटककार थे जो सिर्फ नाटककार नहीं थे बल्कि वे एक पूरा स्कूल था। यानी उनके साथ साथ बहुत सारे युवा नाटककार भी उनके नाम से या उनके ब्रांड के तहत नाटक लिखते थे, और नाथाराम शर्मा गौड़ के साथ लगे हुए कई नाटककार थे जिनके नाटकों की अब अलग रूप में पहचान हो रही है। परंतु नौटंकी कंपनी रंगमंच में भी नाटक का एक साहित्यिक विधा के रूप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित नहीं हो सका था। तीसरी तरफ 20वीं शताब्दी के शुरुआत में शिक्षा विकास के साथ और मध्यवर्ग के क्रमशः विकसित होते जाने के साथ गैर पेशेवर, अव्यावसायिक और शौकिया मंडलियां भी आकार ले रही थी स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, या स्वतंत्र रूप से भी। और वे सब कंपनियां काम कर रही थीं जो कई बार बहुत महत्वपूर्ण नाटककारों के नाटकों को उभारती थी, पर उनका रंगमंच महत्वपूर्ण नहीं हो पा रहा था। यानी कि जहां रंगमंच महत्वपूर्ण था वहां नाटक की सत्ता महत्वपूर्ण नहीं थी, और जहां नाटक की सत्ता को महत्व दिया जा रहा था वहां रंगमंच एक सीमा से ज्यादा विकसित नहीं था कि वो कोई नवाचारी वानगी पेश कर सके। तो एक तरह से 2 अलग अलग रास्तों की तरफ जाती हुई नाटक और रंगमंच की दुनिया थी। तो कालिदास और भवभूति के जमाने में, शूद्रक और विशाखदत्त के जमाने में, यानी क्लासिकल संस्कृत रंगमंच के जमाने में जो नाटक और रंगमंच की जो एकता थी, संपूर्ण एकता, जिससे कि महान
कलाकृतियों का जन्म होता है नाटक के भीतर और महान कलाकृतियां पैदा होती हैं रंगमंच के भीतर, वो जो चीज थी उसका अभाव था 50 के दशक से पहले। इस अभाव को एक हद तक, इस दूरी को एक हद तक दूर करने और इसकी तरफ ध्यान दिलाने का काम पहली बार 1943 में इप्टा आंदोलन के दरमियान हमारा गया। और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे नाट्यालेख उभर कर आए जहां नाटक और रंगमंच की बुनियादी एकता की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हो रहा था। विजन भट्टाचार्य का नाटक नवान या इप्टा के नाटकों के आंदोलन से प्रभावित होकर पृथ्वी थिएटर्स जैसी संस्था के भीतर खासतौर पर लालचंद बिस्मिल ने जो नाटक लिखे, पठान या आहूत या दीवार, ये 3 बेहद महत्वपूर्ण नाटक, जिसमें नाटक और रंगमंच को एकता की तरफ बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया था। ये सारे के सारे नाटक भी 1943-44 से 1960 के बीच लिखे जा रहे थे और पृथ्वी थिएटर्स के अंदर स्थापित हो रहे थे, प्रदर्शित किए जा रहे थे। मैं इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक नाटककार या नाटककारों की एक पीढ़ी जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकती है, वो सबसे महत्वपूर्ण काम ये कि नाटकों के माध्यम से, नाट्य विधा के माध्यम से वो रंगमंच को प्रोत्साहित कर सकती है, वो नए रंगमंच की जमीन तैयार कर सकती है, वो नए रंगमंच को उकसा सकती है और रंगमंच के भीतर नवाचारी किस्म के प्रयोगों को बल दे सकती है और अंततः नाटक और रंगमंच की एकता को पुनः स्थापित कर सकती है। और ये काम आधुनिक भारतीय रंगमंच में इन 5 ने किया, जिनके नाम मैंने शुरू में लिए, गिरीश कर्नाड, हबीब तनवीर, मोहन राकेश, बादल सरकार और विजय तेंदुलकर। इन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में शौकिया गैर पेशेवर अव्यावसायिक रंगमंच को एक बेहद महत्वपूर्ण उठान देने का काम किया। यह कहना तो मुश्किल है कि ये नाटककार नहीं हुए होते तो उन भाषाओं में रंगमंच उस मैच्योरिटी तक, उस प्रौढ़ता तक, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 1950 और 60 के दशक में भारत की इन भाषाओं में रंगमंच को जो ऊंचाई प्राप्त हुई, रंगमंच जिन नए रास्तों की खोज की और नए रंगमंच में एक जिस तरह की नवता और नवाचार का प्रवेश हुआ, वो सब कुछ के पीछे इन 5 नाटककारों और इन 5 नाटककारों के प्रोत्साहन से भारतीय भाषाओं में उभरने वाली नाटककारों की पीढ़ियों और उनके महत्वपूर्ण नाटकों की वजह से हो सका। तो एक नाटककार के तौर पर हिंदी उर्दू क्षेत्र में, यानी जिसे मोटे तौर पर हम हिंदी क्षेत्र कहते हैं, उसके बीच 2 नाटककार उभर कर आते हैं। उर्दू हिंदी में काम करने वाले हबीब तनवीर और हिंदी में काम करने वाले मोहन राकेश, जिन्होंने हिंदी क्षेत्र के भीतर आधुनिक रंगमंच को स्थापित करने और उसे नवाचार देने का बेहद महत्वपूर्ण कार्य किया। यदि इन दोनों नाटककारों के बीच भी आपसी अंतर को देखें और हम इस बात को देखें कि दोनों नाटककारों में से एक स्वतंत्र नाटककार के रूप में काम कौन कर रहा था और वो कैसे दूसरों की रचनात्मकता के लिए प्रेरणा बन रहा था, तो फिर हबीब तनवीर के काम को भी हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि नाटककार हबीब तनवीर के काम को प्रदर्शित करने का श्रेय भी अंततः रंग निर्देशक हबीब तनवीर को ही है। यानी हबीब तनवीर जो भी नाटक लिख रहे थे, वे नाटक खुद अपने प्रदर्शनों के लिए, यानी अपने रंगमंच के लिए लिख रहे थे। लेकिन हबीब तनवीर के नाटक दूसरे रंगकर्मियों की प्रेरणा नहीं बन रहे थे। कम से कम ये बात 70 तक के लिए, 1950 से 70 तक के लिए सही कही जा सकती है। 70 के बाद ही हबीब तनवीर के नाटककार हिंदी में प्रकाशित हुए और उन्होंने दूसरी रंगमंडलियों को और रंग निर्देशकों को प्रेरणा देने या खेलने के लिए उकसाया। तो फिर अंत में बचते हैं मोहन राकेश, जो स्वयं कर्मी नहीं थे और एक पेशेवर रंगकर्मी के रूप में वे रंगमंच में सक्रिय भी नहीं थे। वो शुद्धता एक लेखक के रूप में, एक नाटककार के रूप में ही हमारी भारतीय भाषाओं में उपस्थित होते हैं। और ये वे नाटककार हैं जिन्हें नाटक लिखने से पहले तक
ये पता नहीं था कि रंगमंच की दुनिया उनके नाटकों को कैसे रिसीव करेगी, कैसे उनके साथ प्रयोग करेगी और किस तरह से उनके उनके नाटक आगे भारतीय भाषाओं के रंगमंच को और विशेष तौर पर हिंदी के रंगमंच को एक बिल्कुल ही नई ऊर्जा से भर देंगे। इसलिए एक नाटककार के तौर पर रंगमंच को उकसाने और नई प्रेरणा देने का काम जिस एक अकेले नाटककार या जिस अकेले नाटककार को इसका श्रेय दिया जा सकता है, वे नाटककारों मोहन राकेश हैं और हिंदी क्षेत्र के वे इकलौते नाटककार हैं। हिंदी उर्दू परिक्षेत्र के भीतर काम करने वाले नाटककारों में मोहन राकेश इकलौते हैं जिन्होंने रंगमंच के साथ इस तरह का एक संबंध विकसित किया। मोहन राकेश के यदि हम अन्य दोनों रूपों, रचनाकार रूपों को किनारे करें, यानी कहानीकार मोहन राकेश और उपन्यासकार मोहन राकेश, यानी कुल मिलाकर कथाकार मोहन राकेश, और हम सिर्फ नाटककार मोहन राकेश के काम पर फोकस करें और उसे देखें, तो यह कहने में कोई संदेह नहीं कि अगले जमानों में मोहन राकेश हमारे बीच से विदा ले चुके हैं और इस विदाई को भी मोटा मोटे तौर पर 45 साल से ज्यादा हो गए हैं। इन 45 सालों में भी मोहन राकेश ने निरंतर अपने नाटकों के माध्यम से हिंदी नाटक और हिंदी रंगमंच में अपनी उपस्थिति लगातार बनाए रखी है और नए से नए रंग निर्देशक को, नए से नए रंग अभिनेता को और नए से नई रंग मंडली को भी उकसाने का काम मोहन राकेश करते रहे। मोहन राकेश ने पहली बार आधुनिक हिंदी रंगमंच पर इस बात की स्थापना की कि नाटक सिर्फ एक पठनीय आलेख मात्र नहीं है, यानी नाटक सिर्फ पढ़े जाने के लिए नहीं है। आप देखेंगे कि यह दुर्घटना हिंदी के मोहन राकेश से पहले के प्राय सभी बड़े नाटककारों के साथ हुई, जो नाटककार उस जमाने तक मान्यता प्राप्त थे या लोकप्रिय थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए आधुनिक युग के जिन नाटककारों की भी चर्चा की है, हिंदी नाटककारों की चर्चा, उनमें से एक भी नाटककार ऐसा नहीं है जिसे उस जमाने तक रंगमंच पर अबाध तरीके से खेला जा सकता रहा हो और जिसने रंगमंच को उकसाया हो, रंगमंडलियों को उकसाया हो और जिसके नाटकों का मंचन रंगमंच में पूरी सफलता के साथ किया जाता रहा हो। ज्यादातर नाटक अंततः अध्यापकों, शिक्षा संस्थाओं, विद्यार्थियों और हिंदी क्षेत्र में रिसर्च करने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों के पढ़ने के काम ही आते रहे। ये नाटक महत्वपूर्ण होंगे एक साहित्यिक आलेख के रूप में, लेकिन वो ये बताने में असमर्थ थे कि वो उपन्यास नहीं है, वो कविता नहीं है, वे नाटक हैं और नाटक पढ़े जाने के लिए नहीं बल्कि मंच पर खेले जाने के लिए होते हैं। यानी किसी भी नाटक के आलेख की पूर्णता उसके पढ़े जाने में और एक पाठ के रूप में उसके महत्व में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उसे रंगमंच पर कैसे पूरी सफलता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है और रंगमंच में प्रस्तुत करते हुए कैसे वो दर्शकों को, भावकों को और प्रेक्षकों को उस जीवन बोध तक ले जाता है, उस जीवन विवेक तक ले जाता है, उस जीवन सत्य तक ले जाता है, जो जीवन सत्य, जो जीवन बोध सिर्फ और सिर्फ एक नाटक के माध्यम से ही कहा जा सकता है। ऐसे बहुत तरह के जीवन चित्र हो सकते हैं, जीवन कथाएं हो सकती हैं, जीवन के विवेक का और जीवन के बोध का वो हिस्सा है जो एक साथ कई विधाओं में विन्यस्त किया जा सकता है या कई तरीकों से पेश किया जा सकता है। एक ही जीवन कथा को महाकाव्य के रूप में या लंबी कविता के रूप में पेश किया जा सकता है, उसी जीवन कथा को एक उपन्यास या एक लंबी कहानी के रूप में पेश किया जा सकता है और उसी जीवन कथा को एक नाटक के रूप में पेश किया जा सकता है। परंतु नाटक उपन्यास नहीं है, नाटक एक लंबी कहानी नहीं है, नाटक एक महाकाव्य या लंबी कविता भी नहीं है। ये बात सिद्ध करने, यानी नाटक को अपनी पूर्ण कलात्मकता के साथ एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय
जिस एक नाटककार को हिंदी में है, उस नाटककार का नाम मोहन राकेश है। और मोहन राकेश ने अपने 3 नाटकों, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे के माध्यम से नाटक की इस स्वतंत्रता को, नाटक की इस विशिष्टता को, नाटक की इस अद्वितीयता को, नाटक की इस अनुपमता को हिंदी में पूरेपन के साथ स्थापित करने का काम किया। मोहन राकेश ने हमें यह बताया कि नाटक का काम सिर्फ कथा कहना नहीं है। कथा तो उपन्यास के माध्यम से या महाकाव्य के माध्यम से या एक दास्तान के माध्यम से या एक गाथा के माध्यम से ही कही जा सकती है, परंतु हम नाटक के भीतर जो जीवन कथा, जो जीवन परिस्थिति, जो जीवन चरित्र कह रहे हैं, वो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ नाटक विधा के भीतर ही पेश किया जा सकता है या कहा जा सकता है। ये जो उसकी विशिष्टता है, इसको स्थापित करने का, इसको पूरेपन के साथ बताने का श्रेय जिस नाटककार को जाता है वो मोहन राकेश हैं, जिन्होंने, मैं पुनः इस बात को दोहराकर कह देता हूं कि जिन्होंने नाटक विधा की स्वतंत्रता को, उसकी विशिष्टता को, उसकी अद्वितीयता को, उसकी अनुपमता को हिंदी में नाटक पढ़ने वालों के बीच और विशेष रूप से नाटक देखने वालों के बीच स्थापित की। इस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद संभवतः मैं तो पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मोहन राकेश ऐसे पहले नाटककार हैं जिन्हें हम एक पूरा पक्का नाटककार कह सकते हैं। ये नाटककार बहुत सारी नई बातें लेकर हमारी भाषा के बीच आता है। नाटक अपनी पुरातन दोस्तियों को चलाते हुए, यानी नाटक विधा जिन 2 विधाओं के साथ भाषाओं में विकसित हुआ, वो दुनिया भर की भाषाओं में ये 2 विधाएं थीं, कविता और दास्तान गोई, यानी किस्सा यानी कथा। कविता और कथा के साथ नाटक यानी कि रंगमंच का शुरुआती विकास हुआ है। यानी दुनिया की प्रत्येक भाषा में जबकि लिखित साहित्य नहीं होगा और साहित्य को लिखित रूप देने की प्रक्रिया भी नहीं रही होंगी, तब से ये 3 चीजें, कविता, कथा और नाटक, एक साथ चली आती हैं अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी भाषा संस्कृतियों के भीतर। और उसमें भी ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तीनों एक दूसरे के साथ हैं और तीनों एक दूसरे के साथ गलबहियां करती हैं और तीनों कभी कभी एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती। यदि भाषाओं के इतिहास में देखें तो महाकाव्य एक भी है और एक भी कथा भी, और उस महाकाव्य के भीतर नाटकीयता के समावेश की बहुत गहरी गुंजाइशें रही हैं। दुनिया के महानतम पुरातन महाकाव्यों को देखें तो वो कविता और कथात्मकता के साथ साथ नाटकीयता को भी बहुत गहराई से धारण किए रहते हैं। तो आधुनिक नाटक भी अंततः 2 रास्तों की तरफ जा सकता है। पहला रास्ता है कविता के करीब जाने का रास्ता और दूसरा रास्ता है दास्तान गोई, किस्सा गोई या कथा कथन की तरफ जाने का रास्ता। और मोहन राकेश ने एक नाटककार के तौर पर इन दोनों रास्तों पर चलने की कोशिश की। यानी अपने एक नाटक में, मैं ये बात आगे चलकर कहूं, इससे पहले ही मैं इस बात को यहां कह देना चाहता हूं कि ये तो ठीक है कि मोहन राकेश ने 3 पूरे पूर्णकालिक नाटक लिखे, कई एकांकियां लिखी, एक अधूरा नाटक लिखा, बहुत सारे नाटक के क्षेत्र में प्रयोग किए, यहां तक कि बीज नाटक, निशब्द नाटक, मौन नाटक जैसे नाटकों की अवतारणा भी उन्होंने हमारी भाषा में की। परंतु जिन 2 नाटकों के आधार पर मोहन राकेश की संपूर्ण रचनात्मकता को व्याख्यायित किया जा सकता है, या मोहन राकेश की नाटकीय क्षमता के या नाटककार के रूप में उनकी क्षमता के भी जो शीर्ष हैं, वे 2 नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। ये बात बेहद दिलचस्प है कि ये दो भिन्न रास्तों के नाटक हैं। यानी आषाढ़ का एक दिन में मोहन राकेश नाटक की पुरातन दोस्ती जिस विधा के साथ है, यानी कविता के साथ,
उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं और नाटक का जो दूसरी सबसे पुरातन दोस्ती है, यानी कथा या किस्सा गोई के साथ आधे अधूरे में वो उधर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों कोशिशों के बावजूद अंततः मोहन राकेश एक कथाकार या एक कवि में रूपांतरित नहीं होते, बल्कि वे एक संपूर्ण नाटककार या स्वतंत्र नाटककार या एक अद्वितीय अनुपम नाटककार के रूप में ही बने रहते हैं। अंततः ये दोनों कृतियां भी न कविता है, न उपन्यास, न कथा, ये दोनों अंततः संपूर्ण नाटक ही हैं। कैसे मोहन राकेश ने अपने पहले ही नाटक से रंगमंच को उकसाया, ये हिंदी रंगमंच के इतिहास में आज एक कहानी है। आषाढ़ का एक दिन लिखे जाने के तुरंत बाद हमारे रंगकर्मियों का ध्यान इस बात की तरफ गया, इस लेख की तरफ गया, जिसे हिंदी रंगमंच का इतिहास लिखने वाले हमारे बहुत सारे इतिहासकारों ने, विवेचकों ने अपनी भिन्न भिन्न पुस्तकों में अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया है। बिल्कुल नए तरह की डिबेट हिंदी के भीतर छिड़ गई कि क्या आषाढ़ का एक दिन को सफलतापूर्वक मंच पर किया जाए या ये सफलतापूर्वक मंच पर नहीं किया जा सकता। श्यामानंद जालान ने संस्था अनामिका के माध्यम से जब इसका करने का विचार मन में रखा, तो खुद की उनका नाट्य समूह के ज्यादातर सदस्य बात से सहमत नहीं थे कि मोहन राकेश का ये नाटक मंच पर बेहद बेहतर तरीके से खेला जा सकता। परंतु श्याम जालान की वजह से आषाढ़ का एक दिन कलकत्ता में अनामिका द्वारा खेला गया और सफलतापूर्वक खेला गया। और जिस एक बात ने एक नया रास्ता हिंदी में खोला, वो ये बात है कि एक नाटककार खुद उपस्थित होकर नाट्य मंडली के बीच जाकर नाट्य मंडली की रचनात्मकता सीखता है और नाट्य मंडलात्मकता से अपने नाटक को बेहतर बनाने की कोशिश करता। लहरों के राजहंस के अनुभव के बारे में बात करते हुए श्यामानंद जालान ने विशेष रूप से इस बात को रेखांकित किया है। यानी पहला प्रदर्शन करने वाला, आषाढ़ का दिन का प्रदर्शन करने वाले श्यामानंद जालान ने लहरों के राजहंस के प्रकाशन से पहले ही, जैसे ही उन्हें यह सूचना मिली कि नाटक प्रकाशित हुआ है, उन्होंने इसे करने की ठानी और उन्होंने मोहन राकेश को कलकत्ता किया इस नाटक के प्रदर्शन के लिए। और जिस तरह से मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस नाटक पर उनकी मंडली के बीच रहकर काम किया, वो एक बहुत दिलचस्प और प्रेरणादायक अनुभव था। और श्यामानंद जालान ने जिससे बाद में इस घटना को याद किया, उन्होंने बताया कि कैसे मोहन राकेश एक नाटककार के तौर पर बेहद संवेदनशील थे और वे एक नाट्य विधा को अपनी पूरी गंभीरता और गहराई के साथ लेते थे और कैसे वे बहुत व्यग्र और उत्तेजित रहते थे और कैसे वे अपने नाटकों के साथ भीतरी तौर पर बेहद इन्वॉल्व रहते थे और बेहद रहते थे। यहाँ की नाटक प्रदर्शन की छोटी छोटी बारी में भी वह दिलचस्पी रखते थे और छोटी छोटी बारीकी भी रंग मंडली के साथ, अभिनेता के साथ, शिल्पकारों के साथ, चित्रकारों के साथ और रंग के साथ शेयर करते थे। श्यामानंद जालान के वे अनुभव हमारी भाषा में व्यक्त हो चुके हैं और वे दस्तावेज के रूप में हमारे सामने उपलब्ध हैं। उन्हें ध्यान से पढ़ने पर इस बात की ताकीद होती है, इसका प्रमाण मिलता है कि कैसे मोहन राकेश ने लहरों का राजहंस हुए और फिर बाद में ओम शिवपुरी के अनुभव से जो दिल्ली कर रहे अंतर नाम की से दोनों गैर पेशेवर नाट्य मंडलियां 50, 60 और 70 के में हिंदी क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण कर रही थी। एक से उन्होंने हिंदी रंगमंच के एक बिल्कुल नए तरह का आंदोलन कर दिया था इन दो संस्थाओं ने। और दोनों संस्था साथ साथ करीब 1 दर्जन और दूसरी संस्थाओं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में, नगरों और महानगरों में काम कर रही थी। तो श्यामानंद जालान के वे अनुभव जो लहरों का राजहंस के हैं, मोहन राकेश के साथ एक नाटककार के तौर करने के, और ओम शिवपुरी के वे अनुभव जो
आधे अधूरे के दौरान के हैं, 1969-70 के, उन दोनों अनुभवों को जिनका दस्तावेजीकरण हिंदी में किया है, बहुत ध्यान से पढ़ने पर इस बात को हम बहुत गहराई से समझ पाते हैं कि कैसे मोहन राकेश अपने नाटकों को लेकर बहुत ही गंभीर और बहुत अधिक, जिसे कहते हैं कि बहुत फोकस्ड थे, बहुत संकेंद्रित थे, और छोटी छोटी बातों का, भाषा के एक एक किनारी का, भाषा की एक एक हरकत का, नाटक के भीतर अभिनेता की या पात्र की एक एक हरकत का, बारीक हरकत तक का वे ध्यान रखते थे। ये दोनों निर्देशक हमारे, और इसके साथ और भी बहुत सारे निर्देशक हमें बताते हैं कि कैसे मोहन राकेश संवाद लिखते समय या लिखने के बाद खुद उसे उच्चरित करके देखते थे और शब्दों में फेर करते थे। पॉज, विराम, अन्वय, क्रम, उतार चढ़ाव, ये सब कुछ वो खुद बोल बोल कर दोहराते थे, देखते थे, और अपनी ओर से संतुष्ट होने के बाद वो उन संवादों को अभिनेताओं के माध्यम से जीवित होता हुआ देखते थे, और उस विन्यास को, यानी भाषा अभिनेता की देह में की आत्मा में उतर कर कैसे उस चरित्र को जीवित करती है। चूंकि भाषा एक महत्वपूर्ण उपादान है, महत्वपूर्ण उपकरण है नाटक में। उपन्यास के भीतर, कविता के भीतर भाषा का प्रयोग भिन्न ढंग से होता है। कविता के भीतर हमेशा स्थित रहता है, वो नियंत्रित और निगमित करता है भाषा को, वो एक तरह से समूची रचनात्मकता के केंद्र में रहता है। उपन्यासकार ये तो करता है कि अपने पात्रों को और जीवन को बीच बीच में उपस्थित कर देता है, लेकिन उपस्थित करके खुद पीछे हट जाता है। लेकिन कभी कभी जब चरित्र और परिस्थितियां उसके हाथ के अंतर्द्वंद को या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों को व्यक्त ना कर पा रहे हो, तो एक कथाकार के रूप में, कथावाचक के रूप में वो उपन्यास में खुद उपस्थित होकर उनके बारे में बता सकता है। लेकिन नाटक एक ऐसी विधा है जहां लिखने के बाद रंगमंच पर आते ही नाटककार को संपूर्णतः अनुपस्थित हो जाना होता है, यानी कि पूरी की पूरी रचनात्मकता मंच पर उपस्थित पात्रों के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है। इसलिए वे गतिविधियां जो नाटक में दिखाई गई हैं, वो संवाद जो नाटक में लिखे गए हैं, उनके माध्यम से ही जीवन का, जीवन कथा का, जीवन चित्र का, जीवन की परिस्थितियों का, चरित्रों का, पात्रों का, मनस्थितियों का, द्वंद्व का, अंतर्द्वंद्व का, उतार चढ़ाव का, भावनात्मक घात प्रतिघात का समूचा प्रकटन संवादों और दैहिक व्यापारों माध्यम से ही हो सकता है। इस बात की इतनी सूझबूझ भरी गहरी समझ थी मोहन राकेश को, इसीलिए वे भाषा को बहुत ही गहराई से खुद करके देखते थे, और अंततः वो ये प्रयोग करते थे कि ये भाषा, ये संवाद, ये हरकत विधि, ये कार्य व्यापार मंच पर और अभिनेता की देह और आत्मा में उतरकर जीवित होता है या नहीं, उसके भीतर वो उपज पाता है या नहीं, और इस भाषा के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से वो संबंधित पात्र या अपनी देह और अपनी आत्मा में पूरी तरह धारण करता है या नहीं। यानी कि भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से अभिनेता जीवन कथा को, जीवन परिस्थितियों को, मनस्थितियों को, यानी कि चरित्र को आभ्यंतरीकृत करता है, भीतर ले जाता है, अंतःकरण तक, आत्मा तक और देह तक, और फिर वो उसको भीतर ले जाकर उसका बाहर प्रकटन करता है संवादों और अपनी देह भाषा के माध्यम से। यानी आंगिक और वाचिक के माध्यम से, आहार्य के माध्यम से वो अंततः पूरे जीवन को प्रकट करता है। भाषा, दैहिक व्यापार, क्रिया व्यापार, कार्य व्यापार, हरकतें नाटक के भीतर एक बेहद महत्वपूर्ण रोल। इस बात को हिंदी में इस तरह से इतनी तीक्ष्णता के साथ स्थापित करने का काम मोहन राकेश ने किया, और इसे बताते हैं वे निर्देशक जिन्होंने मोहन राकेश के साथ उन दिनों में काम किया। जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है नाटककार मोहन राकेश के बारे में, वह है कि मोहन राकेश अंततः एक यथार्थवादी नाटककार है।
इस बात को बार बार दोहराया जाता है, बार बार कहा गया है और बार बार इसे रेखांकित किया गया है। असल में चूंकि यथार्थवाद शब्द का कथा कहानी के क्षेत्र में, यानी कहानी और विशेष रूप से उपन्यास की आलोचना के क्षेत्र में उपयोग होता है, इसलिए वहां उसका जो अर्थ है रंगमंच के क्षेत्र में और नाटक के क्षेत्र में जब हम यथार्थवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक वही नहीं है जो हम उपन्यास के क्षेत्र में करते हैं। यानी जब हम कहते हैं प्रेमचंद एक उपन्यास के कार के रूप में, उपन्यास के कार के रूप में यथार्थवादी उपन्यासकार हैं, और जब हम कहते हैं कि नाटककार के रूप में मोहन राकेश एक यथार्थवादी नाटककार हैं, तो दोनों का ठीक ठीक वही मतलब नहीं है। रंगमंच और नाटक के क्षेत्र में यथार्थवाद मूलतः एक शैली है, एक शिल्प प्रविधि है, जो जीवन का हूबहू दृश्यानुवाद करने के लिए जानी जाती है। शेल्डान चीनी नाम के एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने रंगमंच नाम की एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने यथार्थवाद के बारे में बताते हुए कहा है कि यथार्थवाद इतना अधिक हूबहू पर जोर देता है, यदि जीवन जैसा है उसे वैसा का वैसा मंच पर प्रकट करने पर जोर देता है, कि वो ये सोचता है कि यदि नाटक एक कमरे के जीवन को व्यक्त करता है जैसा कि आधे अधूरे में करता है, तो उसे इतना जीवंत, इतना वास्तविक, इतना हूबहू, इतना जैसे का तैसा होना चाहिए कि जैसे कमरे की 4 दीवारें हों और 4 दीवारों में से एक दीवार को तोड़कर उस दीवार के सामने दर्शकों या प्रेक्षकों को बिठा दिया गया। यानी मंच पर होने वाली गतिविधि इतनी जीवन की हूबहू, इतनी जैसे का तैसा, इतनी वास्तविकता की अनुकृति होनी चाहिए कि ऐसा लगे जैसे कि हम कोई नाटक या कोई कला नहीं, बल्कि हम जीवन का वास्तविक रूप से जीवन को देख रहे हैं। ऐसा शेल्डान चेनी कहते हैं। वे कहते हैं कि ये यथार्थवादी रंगमंच कमरे की चौथी दीवार को तोड़ देने से बनता है, या कमरे की चौथी दीवार को तोड़ने के आदर्श से संचालित होता है। पर इस यथार्थवाद में भी पूरी दुनिया में यथार्थवादी नाटक लिखे गए, पूरी दुनिया की भाषाओं में यथार्थवादी रंग शिल्प और रंग शैली का विकास हुआ, पर मोटा मोटी इसमें भी विशेष रूप से पूरी दुनिया के नाटककारों में 2 धाराएं हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि रंगमंच के क्षेत्र में भी मोटा मोटी 2 धाराएं। पहली धारा इब्सन और चेखव की धारा है। यदि आप इब्सन के नाटक पढ़ें और चेखव के नाटक पढ़ें, इब्सन का डॉल्स हाउस पढ़ें या चेखव का चेरी का बगीचा पढ़ें, तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे यथार्थवाद का पालन करने के बावजूद इन नाटकों के भीतर एक तरह के मार्मिकता के लिए, एक तरह की काव्यात्मकता के लिए स्पेस बनता है। ये नाटक की वो प्रविधि है, यथार्थवाद की वो प्रविधि है जो कविता को धारण करती है या कविता के साथ एक सकारात्मक संबंध स्थापित करती है। जबकि दूसरी धारा उन नाटककारों की है जो नाटककार जीवन को बेहद गद्यमय तरीके से, बेहद ठोस तरीके से नाटक में पेश करते हैं, और इसलिए वो शैली भी एक तरह से गद्यात्मक शैली है, मंच पर पेश करने की शैली। मोहन राकेश ने इन दोनों धाराओं के महान आदर्शों को धारण किया, और 2 तरह के, जैसा मैंने कहा पहले कि उनके 2 महान नाटक आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, असल में ये 2 तरह के यथार्थवाद के नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन इब्सन और चेखव की परंपरा का यथार्थवाद है, जिसमें कविता के लिए, मार्मिकता के लिए, भावनात्मकता के लिए जगह है। यानी वो यथार्थवाद है जो महाकाव्यात्मकता के साथ, कविता के साथ एक तरह का संवाद कायम करता है। और दूसरी तरफ आधे अधूरे का यथार्थवाद है जो बेहद ठोस है, जो बेहद गद्यमय है, और जो बेहद 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 जीवन के एक अकाव्यात्मक अनुवाद से निर्मित होता है। मोहन राकेश ने 2 अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से दोनों रास्तों पर चलने की कोशिश की, और अब समय बताता है हमें कि अंततः मोहन राकेश किस रास्ते पर चलकर ज्यादा सफल हुए। मैं एक व्यक्ति के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक अध्येता के रूप में, एक प्रेक्षक के रूप में 50 साल मोहन राकेश की अनुपस्थिति के 50 साल लगभग होने को है। इसमें मैं देखता हूं कि अंततः आधे अधूरे का
यथार्थवाद समय के साथ आगे संचरित नहीं होता, वो समय के साथ आगे गमन नहीं करता, और वो एक सीमा पर जाकर अंततः एक दीवार खड़ी कर लेता है, या अंततः वो रोकता है लोगों नएपन को या नए लोगों को उसकी तरफ आने से। इसीलिए आप देखेंगे कि नए निर्देशक, नए अभिनेता आधे अधूरे की तरफ आकर्षित नहीं होते, लेकिन समय बीतने के साथ भी आषाढ़ का एक दिन की तरफ नाट्य मंडलियां, निर्देशक आकर्षित होते हैं, और आज भी कस्बों से लेकर नगरों और महानगरों तक बिल्कुल नए से नए रंगकर्मी को भी आकर्षित करने की क्षमता खुद मोहन राकेश के जिन नाटकों में है, उनमें आषाढ़ का एक दिन है। मुझे याद है कि 96, 97, 98 के दरमियान जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाता था, तो हमारे एक युवा मित्र थे जिन्होंने बाद में रंगमंच में बहुत महत्वपूर्ण काम किया और लेखनी काम किया, रवि महाशब्दे। वे जब अपनी एनएसडी की ट्रेनिंग पूरी करके पहली बार अपने गृह नगर इंदौर में कोई नाट्य प्रदर्शन करना चाहते थे, तो उनके मन में आषाढ़ का एक दिन था। बनारस आने के बाद मैंने देखा कि हमारे समय के कई महत्वपूर्ण रंगकर्मी जो लगातार रंगकर्म करना चाहते थे, वे सब के सब आधे अधूरे की बजाय आषाढ़ का एक दिन की तरफ ज्यादा आकर्षित थे। हमारे यहाँ रंगमंच से जुड़ी हुई हमारी अध्येता प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी ने आषाढ़ का एक दिन किया पिछले एक दशक में। हमारी युवा साथी और रंगमंच की बेहद गंभीर अध्येता आभा गुप्ता ठाकुर भी आषाढ़ का एक दिन की तरफ आकर्षित हुई। ये अलग बात है कि उन्होंने आधे अधूरे को भी प्रयोग में लाने की कोशिश की, पर मैं ये समझता हूं, मैं ये देख सकता हूं कि आधे अधूरे की तुलना में आज आषाढ़ का एक दिन ज्यादा आकर्षित करता है लोगों को। तो मुझे निजी तौर पर लगता है कि ये शायद यथार्थवाद की वो भूमि है, वो धारा जो इब्सन शेखव से होते हुए और अपनी विशिष्ट भंगिमा में मोहन राकेश ने जिसके अंदर अपना एक निजी रंग, निजी खूबी पैदा की, उस यथार्थवाद की उस धारणा के कारण वो अभी भी प्रासंगिक बने रहते हैं। यानी मोटे मोटे तौर पर यह बात कही जा सकती है कि आषाढ़ का एक दिन में मोहन राकेश ने यथार्थवादी होने के बावजूद महाकाव्यात्मक होने की कोशिश की है, और ये वो नाटक है जिसमें मोहन राकेश ने अपने संस्कृत नाटक के अपने ज्ञान का और अपनी दक्षता का पूरा इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि मोहन राकेश संस्कृत में एमए कर रहे थे, यद्यपि उन्होंने संभवतः मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने एमए पूरा नहीं किया, और उन्होंने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण नाटकों को हिंदी में रूपांतरित और अनुदित करने का काम किया, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम और वृक्षकटिक जैसे दो महत्वपूर्ण नाटक हैं संस्कृत के। तो वो जो जानकारी है, जो ज्ञान है उनका संस्कृत नाटक और रंगमंच का, यानी जो इपिकल थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है हमारे क्लासिकल रंगमंच में, मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन में उसके साथ भी संवाद करने की कोशिश की, और उन्होंने एक अपने यथार्थवाद को, यानी यथार्थवाद की वैश्विक धारा को एक बिल्कुल निजी रंग, निजी तेवर और एक निजी रूप देने की एक कोशिश की। हम इस बात को और एक तरह से देखते हैं जब हम ये बात देखते हैं कि नाटकों के भीतर नाटककार के तौर पर मोहन राकेश ने जिन बातों का विन्यास किया, जैसे जिन रंग गतिविधियों का विन्यास किया, जो निर्देश, जिन्हें हम मोटे तौर पर रंग निर्देश कहते हैं, जिन रंग निर्देशों का इस्तेमाल किया, उनके भीतर भी वो कविता और महाकाव्यात्मकता को खोजने की एक तड़प आपको दिखाई देती है। आधे अधूरे जैसा एक बेहद ठोस और गद्यात्मक नाटक के भीतर भी उन्होंने संगीत के माध्यम से कविता को पाने की कोशिश की। आधे अधूरे में एक जगह एक रंग निर्देश है जिसमें नाटककार मोहन राकेश लिखते हैं, एक खंडहर की आत्मा को व्यक्त करता हल्का संगीत। मेरे जैसे आदमी के लिए यह बात बेहद महत्वपूर्ण है कि मोहन राकेश एक ऐसा संगीत चाहते हैं आधे अधूरे के लिए, या उस विशिष्ट परिस्थिति के लिए जिसके अंदर यह क्षमता हो, खंडहर की आत्मा को व्यक्त करने की क्षमता। अब ये जो खंडहर की आत्मा है और खंडहर की आत्मा का जो प्रकटीकरण है, उसकी अभिव्यक्ति है, वो संगीत तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो अपनी भाव प्रकट करने की क्षमता का वैसा ही इस्तेमाल नहीं करता जैसा कि पोएट्री करती है भाषा के साथ। यानी संगीत जब अपने पारंपरिक भाषा का इस्तेमाल कविता की तरह करेगा, तभी वो
खंडहर की आत्मा को व्यक्त कर सकेगा, ऐसी अकुलाहट या ऐसी इच्छा मोहन राकेश की है। ऐसे और रंग निर्देश मिल सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यह कि मोहन राकेश यथार्थवाद को भी एक बेहद निजी रंग देने की कोशिश करते हैं, और ये निजी रंग देते हुए वो महाकाव्यात्मकता के साथ, पुरातन भारतीय परंपरा की महाकाव्यात्मकता के साथ एक तरह का संवाद विकसित करने की कोशिश करते हैं। मोहन राकेश का यथार्थवाद इसलिए भी भारतीय भाषाओं में एक विशिष्ट भंगिमा लेकर आता है, यानी वो 5 नाटककार जो उस जमाने में उभरे, जिसमें से विशेष रूप से 3 नाटककार जिन्होंने यथार्थवाद की परिधि के भीतर काम किया। गिरीश कर्नाड, जिन्होंने यथार्थवादी भंगिमाओं के भीतर काम करते हुए तुगलक जैसा नाटक लिखा, जिसका बेहद यथार्थवादी प्रस्तुतिकरण इब्राहिम अलकाजी जैसे रंग निर्देशक ने भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भीतर किया, और दूसरे ने भी किया। गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, जो मोटा मोटी तौर पर अपना लगभग सारा जीवन यथार्थवादी रंगशिल्प के भीतर ही काम करते रहे, ये 3 नाटककार। इसके बाद बहुत सारे नाटककार हैं जिन्होंने यथार्थवाद की परिधि के भीतर काम किया, जैसे कि हिंदी में जो मोहन राकेश के बाद उभरी हुई पीढ़ियां हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सुरेंद्र वर्मा और भीष्म साहनी का नाटक, जिन्होंने कुल मिलाकर यथार्थवाद की परिधि के भीतर काम करने की कोशिश की। तो मोहन राकेश ने यथार्थवाद को एक बिल्कुल भिन्न तेवर दिया जब उन्होंने एक बिल्कुल भिन्न किस्म के नाट्य आकल्पन को, ड्रामेटिक डिजाइन को अपने नाटकों के भीतर आजमाया। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि यद्यपि कि मैं कालिदास और भवभूति शूद्रक और विशाख दत्त के बाद आधुनिक भारतीय भाषाओं का सबसे बड़ा नाटककार रविन्द्रनाथ टैगोर और गिरीश कर्नाड को मानता हूं, इसके बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि नाट्य आकल्पन की दृष्टि से, थिएट्रिकल डिजाइन की दृष्टि से, ड्रामेटिक डिजाइन की दृष्टि से, जिस एक नाटककार ने जबरदस्त तरीके का एक नई किस्म की उठान या उभार जिसने प्रदर्शित किया, वो मोहन राकेश है। मोहन राकेश के दोनों महत्वपूर्ण नाटक आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन विशिष्ट थिएट्रिकल ड्रामेटिक डिजाइन के जबरदस्त उदाहरण है। वे बताते हैं कि कथा को संपूर्णता में, जीवन स्थितियों को संपूर्णता में या मनस्थितियों को संपूर्णता में नाटक के भीतर व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्हें चुनकर कुछ अंशों या इशारों के माध्यम से ही व्यक्त करना होता है, यानी पूरी कथा को समग्रता में व्यक्त करने की बजाय उसके चुनिंदा अंशों के माध्यम से कथा को नाटक के भीतर उसका एक दृढ़वाद पेश करना होता है, और यह दृश्यानुवाद बिना ड्रामेटिक डिजाइन के, बिना नाट्य आकल्पन के पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए आषाढ़ का एक दिन का जो ड्रामेटिक डिजाइन है वो आप देखें, 3 अंकों की योजना जो पारंपरिक है यथार्थवाद की, उसे तोड़ देते हैं, उसका जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं आषाढ़ का एक दिन में। दृश्यबंध का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं आषाढ़ का एक दिन में, लेकिन दृश्यबंध के और नाट्य आकल्पन की 3 अंकी योजना को मोहन राकेश तोड़ देते हैं जब वे आधे अधूरे में जाते हैं, और वह पूरा एक नाटक एक ही बार में एक ही पेश करने की तरकीब आजमाते हैं। तो ये जो नाटक का, यानी कि नाट्य आकल्पन क्या है, वो मूलतः वो परिकल्पना है जो नाटककार के मन में सबसे पहले आकार लेती है जब वो नाटक पर काम करना शुरू करता है। जैसे एक गर्भवती स्त्री के गर्भ के भीतर 3 महीने का भ्रूण अपने आप में संपूर्ण बच्चा हो जाता है, ठीक उसी तरह ये नाट्य आकल्पन वो चीज है जहां शिशु के रूप में प्रकट होने से पहले ही नाटककार के भीतर वो पूरी तरह आकार ले लेता है, एक अजन्मे शिशु के रूप में। ये चीज है वो डिजाइन जिसे मैं नाट्य आकल्पन कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो अद्भुत नाट्य आकल्पन इस्तेमाल करते हैं मोहन राकेश जब वो आषाढ़ का एक दिन में जाते हैं, जहां वो सबसे ताकतवर काम ये करते हैं, वो कि संपूर्ण कथा को, संपूर्ण जीवन को व्यक्त करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण
अवलोकन बिंदु का चुनाव करते हैं। यानी एक नाटक के भीतर यानी एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव हो, एक से ज्यादा परसेप्शंस के उभरने की, एक से ज्यादा विचारों को उभारने की योजना नाटककार रखे और उसमें केंद्र में किसी एक को न स्थापित करे तो नाटक के बिखरने की बहुत आशंका होती है। जैसा कि हम मोहन राकेश के दूसरे नाटक लहरों के राजहंस में देखते हैं। हम ये देखते हैं कि लहरों के राजहंस में एक उचित नाट्य अवलोकन बिंदु यानी किसके माध्यम से देखी जाएगी पूरी कथा, पूरे जीवन को किसकी आंख से देखा जाएगा, ये अंततः मोहन राकेश नहीं कर पाते। ये नाटक नंद की आंख से देखा जाए या सुंदरी की आंख से या तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरित्र श्यामांग की आंख से, ये भी तय नहीं कर पाते। और अंततः जो लहरों के राजहंस की एक तरह की असफलता है वो इस बिंदु में निहित है कि वो एक अवलोकन बिंदु का चुनाव नहीं करते मोहन राकेश। पर आषाढ़ का एक दिन में और आधे अधूरे में वो अवलोकन बिंदुओं को बहुत ही गहराई से संयोजित कर पाते हैं। यद्यपि कि विचारों की भिन्नता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज सामने आते हैं आषाढ़ का एक दिन में। कालिदास का पॉइंट ऑफ व्यू, विलोम का पॉइंट ऑफ व्यू, अंबिका का पॉइंट ऑफ व्यू और खुद मल्लिका का पॉइंट ऑफ व्यू, परंतु जिस एक चरित्र के माध्यम से अंततः नाटक हमारे सामने पेश होता है वो है मल्लिका। इसीलिए आप देखेंगे कि मोहन राकेश ने मल्लिका अंबिका के घर को ही पूरी कथा को व्यक्त करने का एक माध्यम चुना। लहरों के राजहंस में सुंदरी और नंद का कक्ष हो चूंकि चुना गया, इसलिए संभव था कि इन दोनों में से ही किसी को अवलोकन बिंदु के रूप में चुना जाए, परंतु मोहन राकेश ऐसा नहीं कर पाते और वो दोनों के बीच, दोनों के बैलेंस और उसके तनाव को बहुत गहराई से संयोजित नहीं कर पाते। परंतु ये काम वो फिर बखूबी करते हैं अपने तीसरे नाटक में, जहां वो दो अवलोकन बिंदुओं का चुनाव करते हैं आधे अधूरे के भीतर। एक अवलोकन बिंदु है सावित्री, यानी कि पूरी के पूरी जीवन कथा को वो सावित्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं और तुरंत उसे काटते हैं और उसे एक बिल्कुल भिन्न काउंटर पर्सपेक्टिव देते हैं, काउंटर अवलोकन बिंदु देते हैं, काउंटर व्यू पॉइंट देते हैं पुरुष चार यानी कि जुनेजा के माध्यम से। सावित्री और जुनेजा के दो अवलोकन बिंदुओं को बहुत गहराई से संयोजित करके मोहन राकेश आधे अधूरे के पूरे अपने विचार को, जो आधे अधूरे के माध्यम से वो व्यक्त करना चाहते हैं, वो उससे उभार कर हमारे सामने रख पाते हैं। इसलिए नाट्य आकल्पन की दृष्टि से वे बेहद महत्वपूर्ण नाटककार हैं, जो हमें बताते हैं कि एक अवलोकन बिंदु का चुनाव करने से या दो अवलोकन बिंदुओं को आपस में एक दूसरे के सामने रखकर संयोजित करने से, यानी पात्रों के चलने की, पात्रों को आमने सामने या साथ साथ रखकर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी बात को कहा जा सकता है। ये सारी की तरकीबें आजमा कर मोहन राकेश नाट्य आकल्पन की एक बिल्कुल ही एक नई दुनिया हमारे सामने खोल देते हैं। कालिदास और विलोम को आमने सामने रख के, मल्लिका और कालिदास को संयुक्त रूप से एक साथ रख के, अंबिका और कालिदास को आमने सामने रख के, अंबिका और कालिदास को आमने सामने रख के, ये काम वो आषाढ़ का एक दिन में करते हैं और यही काम अंततः अपने तीसरे और महत्वपूर्ण नाटक आधे अधूरे में करते हैं, जहां अंततः उसके केंद्र में सावित्री है, परंतु एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एक बेहद ताकतवर दूसरे पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वहां तनेजा को भी उपस्थित किया गया। ये नाट्य कल्पन की योजना और अंततः यथार्थवाद की योजना के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो यथार्थवादी कला में महत्व रखती है, वो है दृश्यबंध की कला। आप देखेंगे कि मोहन राकेश अपने इन दोनों महत्वपूर्ण नाटकों में, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे में, जिस दृश्यबंध को चुनते हैं, वो दृश्यबंध बेहद महत्वपूर्ण है और वो स्वयं भी संपूर्ण जीवन कथा को, जीवन स्थितियों को, मनस्थितियों को, जीवन के उतार चढ़ाव को व्यक्त करने का एक बेहद महत्वपूर्ण साधन हो जाता है। यानी यदि हम आषाढ़ का एक दिन में अंबिका मल्लिका के घर में आने वाले, मल्लिका अंबिका के घर के प्रकोष्ठ में आने वाले परिवर्तनों को ध्यान देते हैं, जो 3 अंकों में क्रमशः बदलता जाता है,
और क्रमशः जर्जर और क्षीण होता जाता है। तो जैसा कि प्रकोष्ठ की पूरी यात्रा, प्रकोष्ठ में आने वाले परिवर्तन सिर्फ प्रकोष्ठ में या भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि वो मल्लिका के जीवन में, मल्लिका अंबिका के जीवन में आने वाले परिवर्तनों की भी पूरी एक वानगी, एक तस्वीर पेश कर देते हैं। आधे अधूरे के भीतर जो दृश्यबंध है, यानी एक बंद कमरे का दृश्यबंध जिसमें कई दरवाजे, आप देखेंगे कि बेहद महत्वपूर्ण योजना है कि सावित्री महेंद्रनाथ का घर एक ऐसा घर है जिसमें अंदर और बाहर जाने के कई दरवाजे। आप देखेंगे कि दरवाजों और की वो जो योजना है वो असल में बहुत सारे ऑप्शंस की, विकल्पों की उपस्थिति की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। और ये जो दृश्यबंध है आधे अधूरे का, जो एक बेहद ठोस दृश्यबंध है, वास्तविक दृश्यबंध है, गद्यात्मक दृश्यबंध है, उस दृश्यबंध के भीतर जो जीवन का महेंद्रनाथ, सावित्री, किन्नी, बिन्नी और अशोक, यानी एक पूरे परिवार के जीवन की जो टूटन है, जो अव्यवस्था है, उसका जो बिखराव है, उनके जीवन में एक खास तरह की जो उदासी है, यानी मोटे मोटे तौर पर कहूं जो उसकी अकविता जैसा जो उनका जीवन है, उस जीवन को व्यक्त करने के लिए जो दृश्यबंध चुना है, पुरानापन, उसके रंग रोगन उधर चुका है, चीजें बिखरी पड़ी हैं, उनमें कोई आंतरिक व्यवस्था का अभाव है, उनमें कोई जीवंतता का अभाव, उनमें से कोई भी चीज उत्साह पैदा नहीं करती। वो फाइलें हैं तो धूल पड़ी हुई है, वो कप है तो टूटा हुआ है, वो उलट पुलट यूं है। वो पूरा का पूरा बिखराव और अव्यवस्था जो दृश्यबंध के माध्यम से प्रकट होता है, वो वस्तुतः महेंद्रनाथ और सावित्री और उनके बच्चों यानी उनके परिवार के का संपूर्ण जो जीवन सत्य है और जो मानसिक जो भीतरी दुनिया है उनकी, उनको भी वो दृश्यबंध अपने पूरे तौर पर प्रकट करने की क्षमता रखता है। इसलिए दृश्यबंध का एक बेहद खूबसूरत इस्तेमाल, बेहद कलात्मक इस्तेमाल करने की कोशिश बड़ी दक्षता के साथ मोहन राकेश ने की। बात बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि मैंने अध्ययन के बारे में बात करते हुए अकविता शब्द इस्तेमाल किया है कि वो जो जीवन है वो अकविता जैसा जीवन। तो मैं ये बात कहना चाहता कि आषाढ़ का एक दिन में जो जीवन है वो नई कविता का जो रूमानी संसार है, नई कविता के भीतर दो धाराएं हैं, एक जिसका नेतृत्व असाध्य वीणा जैसी कविता के माध्यम से अज्ञेय करते हैं, और दूसरे जो भूल गलती और अंधेरे में जैसी कविताओं के माध्यम से मुक्तिबोध करते हैं। परंतु आषाढ़ का एक दिन में वो अकविता का वो रूमान है, अब कविता के जमाने का वो रूमान जिसे हम अपने पूरेपन के साथ असाध्य वीणा जैसी कविता में प्रकट होते हुए देखते हैं। खूबसूरती, कोमलता, सुरुचि, एक भीतरी भावुकता, रोमान, एक प्रकृति संबद्धता, ये सब कुछ जैसे कि आषाढ़ का एक दिन और असाध्य वीणा का जो नई कविता का भाव है, उन दोनों के बीच में कोई एकता है। तो ठीक उसी तरह मैं ये बात देख सकता हूं कि आधे अधूरे यानी 1968, 69, 70 का ये नाटक जब ये लिखा गया और मंच पर पहली बार पेश किया गया, तो ये चौधरी और धूमिल जैसे कवियों के द्वारा स्थापित की जा चुकी कविता को, जिसे मोटे तौर पर अकविता कहा जाता है, उसके बाद का समय। अकविता ने उस संपूर्ण जीवन सुरुचि को, उस सुरुचि बोध को पूरी तरह खंडित कर दिया, उस पर बेहद गहरा करारा आक्रमण किया, जिसका निर्माण नई कविता के जमाने में मुक्तिबोध और गिरजा कुमार कवियों ने किया था। जैसे राजकमल चौधरी और धूमिल ने कविता के भीतर उस सुरुचि को, उस रोमान को तोड़ा और उसे एक संपूर्ण मोहभंग के रूप में पेश किया, वैसे ही एक तरह से जीवन के प्रति जो एक सकारात्मक बोध है, भविष्य कुछ हो सकता है, भविष्य में कुछ बेहतर हो सकता है, ये जो भाव है, इसको पूरी तरह टूट जाता है आधे अधूरे के भीतर, और एक ऐसा जीवन है जो पूरी तरह गद्यात्मक है, जो पूरी तरह बिखरा, यानी मैं जिसे पूरी तौर पर कह सकता हूं कि ये रोमान के अंत को व्यक्त करने वाला और संपूर्ण मोहभंग को व्यक्त करने वाला एक नाटक है, जो एक परिवार कथा के माध्यम से हमारे सामने आता है। ये
मोहभंग एक परिवार कथा के माध्यम से पेश हुआ है, परंतु यह वस्तुतः उस जमाने की यानी आधुनिक जमाने की जितनी भी मोह की वस्तुएं हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे राष्ट्र राज्य हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो आजादी हो, चाहे वो भविष्य हो, चाहे वो स्वप्नशीलता हो, वो चाहे बेहतर की उम्मीद हो, इन सब में एक टूटन, एक दरार, एक बड़ी दरार हमें देखने को मिलती है, जिसे हम मोहभंग कहते हैं। और आधे अधूरे एक ढंग से, जैसे राजकमल चौधरी और धूमिल संपूर्ण मोहभंग के कवि हैं हिंदी में, ठीक उसी तरह मोहन राकेश भी आधे अधूरे के माध्यम से इस मोहभंग को व्यक्त करते हैं। तो दृश्यबंध के माध्यम से उस मोहभंग को, उस विखराव को, उस स्वप्नहीनता को, उस रोमानहीनता को प्रकट करते हैं मोहन राकेश। एक तरह से दृश्यबंध का इतना खूबसूरत इस्तेमाल शायद ही उस समय में कोई और दूसरा नाटककार हिंदी में और दूसरी भारतीय भाषाओं में कर रहा हो। यहां यह बात भी कहनी जरूरी है कि आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे में जिस तरह से दृश्यबंध के साथ प्रॉपर्टीज का मतलब वे वस्तुएं जिन्हें मंच पर अभिनेता इस्तेमाल करता है, जैसे कि कैंची, जैसे कि अखबार, जैसे कि फाइल, जैसे चाय की प्याली, ये तमाम, जैसे कि छड़ी, जैसे कि टोपी, जैसे कि आषाढ़ का एक दिन में वो सूप जिसमें अनाज फटका जाता है, या वो घड़ा जो उठाया जाता है, इस तरह की जो चीजें जो अभिनेता अपने हाथ से इस्तेमाल करता है, उन्हें हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो मोहन राकेश ने अपने नाटकों में सिर्फ दृश्यबंध की कला का यानी यथार्थवाद का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, सिर्फ उसका ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि प्रॉपर्टीज का भी बहुत ही कलात्मक और बखूबी इस्तेमाल करने की कोशिश उन्होंने की। ये बात कह देना भी जरूरी है कि मोहन राकेश ने एक बहुत ही संभावनापूर्ण नाट्यालेख हमारे सामने रखा। यानी दो तरह के नाट्यालेख हो सकते हैं, रिटन स्क्रिप्ट हो सकती है। एक वो स्क्रिप्ट जो नाट्य मंडलियों को करने के लिए तो उकसाए, पर नाट्य मंडली के भीतर, रंग मंडली के भीतर जो अलग अलग तरह का काम करने वाले कलाकार हैं या कलावंत हैं, उनकी कलात्मकता को प्रकट करने का अवसर ना दे। यानी एक बंधा हुआ, चौखटे में जड़ा हुआ एक नाटक हो सकता है, जिसे मैं बंद नाट्यालेख कह रहा हूं, जिसमें निर्देशक के लिए, अभिनेता के लिए, परिपार्श्वक के लिए, संगीतकार के लिए, प्रकाश योजना करने वाले व्यक्ति के लिए कोई स्पेस ना, उसकी कलात्मकता को उभरने का कोई अवसर ना मिले। लेकिन एक दूसरा नाटक हो सकता है समानांतर, जिसमें नाटककार एक मुक्त, एक ढीला ढाला ढांचा नाटक का पेश करे, और वो ढीले ढाले नाटक के ढांचे के आधार पर निर्देशक, अभिनेता, संगीतकार, परिपार्श्वक, बहुत तरह के शिल्पी जो नाटक रंगमंडली के भीतर काम करते हैं और कलाएं जो नाटक के भीतर इस्तेमाल की जाती हैं, उन सब की कलात्मकता को उभरने का, जैसे हमारी परंपरा में, संगीत की परंपरा में जिसे उपज कहा जाता है, उपज का अवसर मिले। मोहन राकेश के ये दोनों नाटक, बल्कि तीनों नाटक एक तरह से कहे जा सकते हैं, जो ऐसे नाटक हैं जो रंग मंडलियों को अपनी अपनी कला प्रदर्शित करने का, यानी ये बात समझना बहुत जरूरी है कि रंगमंच कोई एकल कला नहीं है। रंगमंच एक ऐसी कला है जो एक संयुक्त कला है, जो समुच्चय कला है, जिसके भीतर बहुत तरह की कलाएं एक साथ काम करती हैं और एक दूसरे के साथ रहकर वो रंगमंच का निर्माण करती हैं। संगीतकार, परिपार्श्वक, वास्तुशिल्पी, दृश्यबंधकार, मूर्तिकार, चित्रकार, प्रकाश परिकल्पक, वेशभूषा बनाने वाले लोग, केश विन्यास बनाने, बहुत तरह की कलाओं के लिए उसके भीतर, संगीत बनाने वाले बहुत तरह की कलाओं के लिए अवसर होता है। मोहन राकेश के नाटक, विशेष रूप से आषाढ़ का एक दिन, एक ऐसा नाटक है जो बहुत ही संभावनापूर्ण नाट्यालेख है। यानी इन तीनों नाटकों में भी जिस नाटक के भीतर सबसे ज्यादा ओपननेस है, मुक्तता है और संभावना है दूसरों की कला को प्रोत्साहित करने के लिए, वो आषाढ़ का एक दिन है। यदि हम रंगमंच के इतिहास पर गौर करें तो आषाढ़ का एक दिन का पहला प्रदर्शन करने वाले श्यामानंद जालान और दूसरा प्रदर्शन करने वाले इब्राहिम अलकाजी के अनुभवों से
इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे परिपार्श्वक निर्देशक अभिनेता को पूरी तरह से अपनी एक नएपन के साथ और खुलने का अवसर मिलता है। यह ठीक बात है कि यथार्थवाद मूलतः बंद संदूकिया प्रेक्षागृह के लिए, यानी जो आमतौर पर विश्वविद्यालयों में नाट्यगृह बने होते हैं जो तीन तरफ से बंद होता है, तीन तरफ की दीवारों वाले, उनके लिए लिखे गए हैं ये सारे के सारे नाटक। पर बंद संदूकी प्रेक्षागृह के लिए लिखे जाने के बावजूद इब्राहिम अलकाजी जैसे बड़े नाटककार ने, जिन्होंने हिंदी में अभी काम करना शुरू ही किया था, उन्होंने जब आषाढ़ का एक दिन मंच पर प्रदर्शित किया तो उनसे बंद संदूकिया प्रेक्षागृह को छोड़ दिया और एक दिन का प्रदर्शन मुक्त आकाश में किया, मुक्ताकाशी रंगमंच पर किया। यानी कि वो रंगमंच जो प्रकृति के बीच में संभव होता है। उन्होंने एक लॉन के बीच में एक चबूतरे, उस दृश्यबंध का निर्माण करके जो आषाढ़ का एक दिन में है, उसके बीच आषाढ़ का एक दिन की अंबिका कालिदास की संवेदना को प्रकट किया। यानी नाटककार की जो मूल है बंद संदूकिया रंगगृह की प्रेक्षागृह योजना छोड़ दिया इब्राहिम अलकाजी ने और उन्होंने मुक्ताकाशी रंगमंच को अपनाया। नाटक में आमतौर पर हम पूरी दुनिया के यथार्थवादी रंगमंच के इतिहास में यह बात होते हुए नहीं देखते कि यथार्थवादी नाटकों के भीतर पार्श्व संगीत की गुंजाइश तो होती है, यानी बैकग्राउंड म्यूजिक की, लेकिन मंच पर होने वाले संगीत की आमतौर पर इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होती और गीतों के लिए आमतौर पर गुंजाइश नहीं होती, गाने नहीं गाए जा सकते। यह सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक, दुनिया भर के जो पारंपरिक रंगमंच हैं, जैसे विशेष तौर पर एशिया का जो रंगमंच है, उनके भीतर ही भारतीय रंगमंच, चीनी रंगमंच, जापानी रंगमंच, ईरानी रंगमंच के बीच ये खूबी है कि वहां मंच पर बहुत ही धड़ल्ले से गीत और संगीत और नाची, नटबाजी और नटगिरी जैसी कलाओं का प्रदर्शन होता है। और इब्राहिम अलकाजी जैसे यथार्थवादी रंग निर्देशक ने भी जब आषाढ़ का एक दिन का प्रदर्शन, तो उन्होंने पारंपरिक लोकगीत को आषाढ़ का एक दिन में इस्तेमाल किया बैकग्राउंड से। उस जमाने की बहुत महत्वपूर्ण अभिनेत्री सुधारी, जिन्हें हमने बाद में सिनेमा में भी देखा, उन्होंने लोकगीत का गायन किया और ये लोकगीत था भोजपुर इलाके में, यानी भोजपुरी भाषा के इलाके में इस्तेमाल होने वाला बेहद लोकप्रिय गीत विदेशिया। ये वो गीत है जो पारंपरिक तौर पर भिखारी ठाकुर के बाद स्त्री की आंतरिक वेदना को, विरोह को और उसकी करुणा को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होती। मोहन राकेश ने उसकी योजना नहीं की, लेकिन इब्राहिम काजी ने एक विदेशिया सुधा शिवपुरी से गवाया, कई बार उसके अंश अंतरे गाए गए नाटक के भीतर, और जिस विदेशिया के माध्यम से मल्लिका के विछोह को, उसके विरह को, उसकी आंतरिक वेदना और करुणा को व्यक्त इब्राहिम अलकाजी ने। ठीक इसी तरह आषाढ़ का एक दिन के उसी प्रदर्शन की प्रकाश योजना करने वाले जीएन दास गुप्ता ने जो प्रकाश परिकल्पना की, उस प्रकाश परिकल्पना में भी उनको अपनी रचनात्मकता को दिखाने का अवसर, मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर व्यक्त कर रहा हूं। उन्होंने लिखा, बाद में लिखा कि वो दृश्यबंध, जिस दृश्यबंध का निर्माण या जिसकी रचना इब्राहिम अलकाजी ने की थी, जिसमें आषाढ़ का एक दिन के मंच पर एक पेड़ था, इस दृश्यबंध के बाहर जब एक अंक के बाद पूरी तरह लाइट फेड आउट होती है, यानी लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है, तो जीएन दास गुप्ता ने पूरी तरह मंच के अंधेरे में डूब जाने के बाद एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर लाइट डाली और पूरे अभिनेत दर्शकों को सिर्फ एक दृश्य दिखाई दे रहा था, और वह है एक सूखा हुआ पेड़। ये जो योजना है, ये मोहन राकेश की मूल योजना का हिस्सा नहीं। इसे संभव बनाया प्रकाश परिकल्पक जीएन दास गुप्ता ने, और जिसके माध्यम से, सूखे हुए पेड़ के माध्यम से उन्होंने सूखती हुई करुणा, सूखती हुई भावुकता और सूखता हुआ जीवन जो मल्लिका का है, उसको व्यक्त करने
में पूरी तरह कामयाबी हासिल की। यानी जो बात मैं मूलतः इस आपके सामने रखना चाहता था वो बात ये कि मोहन राकेश यथार्थवाद का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा संभावनापूर्ण और मुक्त लचीला नाट्यालेख हमारे सामने रखते हैं, जिस नाट्यालेख के भीतर दूसरे कलाकारों, कलावंतों को जो अपनी अपनी कला में पारंगत हैं परंतु रंगमंच में काम करते हैं, उन्हें अपनी कला दिखाने का और अपनी कला की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिलता है। मैं कह चुका हूं कि मोहन राकेश एक ऐसा नाट्यालेख लिखते हैं जिसमें भाषा का इतना संयत और गहरा प्रयोग करते हैं कि वो भाषा अभिनेता की देह में उपज सके और अभिनेता जीवन कथा को आभ्यंतरीकृत करके, चरित्र को अपनी देह और आत्मा में धारण करके उस चरित्र को मंच पर जीवंत करके उस जीवन कथा को संपूर्ण व्यक्त कर सके मंच पर। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट होता है भाषा, यानी कि संवाद। और मोहन राकेश ने ऐसी भाषा में नाटक लिखने की कोशिश की जो अभिनेता की देह से, अभिनेता की आत्मा से उपज सके। यानी जब कोई अभिनेता उसे बोले तो वो कृत्रिम, बनावटी और अलंकृत ना लगे, बल्कि वो भीतर से आई हुई बात की तरह लगे। यानी कोई संवाद बोलते हुए नंद नंद की तरह लगे, सुंदरी सुंदरी की तरह लगे, मल्लिका और कालिदास विलोम, कालिदास मल्लिका और विलोम की तरह लगे, महेंद्र नाथ और जुनेजा सावित्री और किन्नी सावित्री की तरह भीतर से फील कर सकें और वो अपने दर्शकों के सामने उसे प्रकट कर सकें। इसलिए एक कलावंत में, एक शिल्पी रूप में, एक कलाकार के रूप में मोहन राकेश ने अपने नाटकों में जिस कला को संभव बनाया वे यथार्थवाद की ऊंची और आला दर्जे की कला थी, जिसको एक बेहद सूझबूझ, गंभीरता, नवाचार करने वाला रचनाकार ही, नाटककार ही मंच पर इस तरह से पेश कर सकता था। आपने देखा कि मैंने अब तक मोहन राकेश के तीनों महत्वपूर्ण नाटकों में से किसी भी नाटक की वस्तु का, यानी अंतर्वस्तु का या कथा वस्तु का कोई विवेचन नहीं किया। मैंने सिर्फ उसके फॉर्म और उसकी कला का विश्लेषण किया। पर मैं ये कहना चाहता था कि कथ्य का नियोजन तभी हो सकता है, अंतर्वस्तु बेहद प्रभावशाली तरीके से तभी नाटक के भीतर विन्यस्त हो सकती है जबकि उसकी कला साफ सुथरी और गहरी और बेहद सूझबूझ के साथ बनाई और बुनी गई हो। इस दृष्टि से मोहन राकेश बहुत आला दर्जे के नाटककार है। बहुत आखिरी हिस्से में इस बातचीत के मैं मोहन राकेश के तीनों नाटक के अंतर्वस्तु पर या उनकी थोड़ी सी बातें कहकर इस बात को पूरी बात समाप्त करना चाहता हूं। यानी हम इन तीनों नाटकों के माध्यम से 50 के दशक में उभरे हुए एक रचनाकार की चेतना को पकड़ने की कोशिश करें कि अंततः इन तीनों नाटकों को लिखने वाले मोहन राकेश का चेतन, उसकी सामाजिक विचारधारा, उसकी राजनैतिक विचारधारा, उसकी चेतन कैसा था, यदि हम इसको बुझने की कोशिश करें तो हमें कुछ बहुत ही स्थूल किस्म के और कुछ बहुत ही सूक्ष्म किस्म के तरीके आजमाने होंगे जिसके माध्यम से हम इसकी चेतन को, यानी उनकी नियोजित धारा को, और मोहन राकेश के अवचेतन को, यानी अनचाहे ही प्रकट हुई बात हम पकड़ सकते हैं। आप देखेंगे मोहन राकेश के ये तीनों नाटक अंततः एक कक्ष को, एक कमरे को, एक प्रकोष्ठ को केंद्र में रखते हैं। अंबिका मल्लिका का घर, उसका बाहरी यानी कि दरवाजा पार करने के बाद पहला जो मानी लहरों के राजहंस के मामले में नंदुरी का अंतःकक्ष और आधे अधूरे वो जगह
जो किसी एक कक्ष में, पर सबके, किसी परिवार के भीतर, किसी के भीतर जो सबसे डेमोक्रेटिक स्पेस होता है, जहां सबकी आवाजाही होती है और सब आ जा सकते हैं, वह स्पेस, उसको आधार बनाया, उसको दृश्यबंध बनाया। यानी कि पूरे की पूरा जो घटनाक्रम घटित होता है मोहन नाटकों में, वो अंततः कहां घटित हो रहा है? घर के कमरों के भीतर, घर के प्रकोष्ठ के भीतर। समझने की कोशिश करूं या जानने की कोशिश करूं कि अंततः मोहन राकेश ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं ये भी देख पाता हूं कि अंततः ये तीनों नाटक अपनी तमाम सामाजिक और दार्शनिक समस्याओं को उठाने के बावजूद अंततः स्त्री पुरुष संबंध के नाटक हैं। यानी दूसरी समस्याएं भी नाटक के भीतर हैं, परंतु जो चीज बेस करती है, जो चीज आधारभूत है, वो है घर और परिवार की समस्या, यानी घर और परिवार की बनावट और बुनावट, और स्त्री पुरुष संबंध की समस्या। आखिर फैमिली को और स्त्री पुरुष संबंध को, यानी कि परिवार के अंतः को राकेश ने अपने सभी नाटकों में प्रमुख जगह क्यों दी, या वहीं क्या वो दिल से मोहन राकेश को आकर्षित करते थे और उन्हें लगता था कि नाट्य आकल्पन की दृष्टि से पूरी जीवन कथा को इसके माना जा सकता, या कि इसके पीछे उनके चेतन अवचेतन का कोई और पहलू है। ध्यान रखना जरूरी है, मोहन राकेश के इन तीनों नाटकों में समाज का वो रूप प्रकट नहीं होता, यानी समाज अपनी संपूर्णता के साथ, ज्यादा विविधतरीयता के साथ प्रकट होता, जैसा कि अभी तनवीर के नाटकों में, विजय तेंदुलकर के नाटकों में हम उन्हें उभरता हुआ देखते हैं। यानी कि आषाढ़ का एक दिन से पहले लिखे हुए नाटक आगरा देखते हैं, हमें पूरा समाज उसके बीच उभरता हुआ दिखाई देता है, समाज के वर्ग दिखाई देते हैं। परंतु मोहन राकेश ऐसा नहीं होता। मोहन राकेश के यहां अंततः समाज को पहचानने के लिए जिस इकाई का इस्तेमाल किया, नाम और इकाई है समाज की, एक ऐसी संस्था है सर्वाधिक स्थिर बनी रहती है। यानी बाहरी तौर पर जब दुनिया में समाजों के भीतर, राष्ट्र राज्यों के भीतर वैश्विक क्रांतियां घटित होती हैं, सामाजिक क्रांतियां घटित होती हैं, तब भी परिवार नाम की इकाई स्थिर बनी रहती है। यानी जब आप जनतंत्र का विकास कर लेते हैं समाज में और राजनीति में, तब भी परिवार जनतंत्र के लिए भटकता रहता है और जनतंत्र की तलाश में संघर्ष करता रहता है। इसलिए चूंकि बेहद प्रभावशाली, बेहद वर्चस्वकारी, बेहद दमनकारी, लेकिन बेहद स्थिर और एक तरह से समाज की एक बेहद नियामक इकाई है, इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि मोहन राकेश ने परिवार के माध्यम से व्यक्तियों को और परिवार के माध्यम से समाज को पढ़ने की कोशिश। ये बात भी बेहद महत्वपूर्ण है कि अंततः ये तीनों नाटक स्त्री केंद्रीय नाटक है। यानी आज जो हमारी चेतना का विकास जिस तरह से हुआ है, यानी इन तीनों नाटकों के जिस तरह से 80 या 90 के पहले जिस तरह रहा है, यानी जितने तरह के पाठ उसके संभव हुए हैं, उनसे एक बिल्कुल भिन्न तरह का पाठ हम 90 के तीनों नाटकों कर सकते हैं, और ये पाठ स्त्री केंद्रीय पाठ है। इन तीनों नाटकों के माध्यम से हम समाज में स्त्री की उपस्थिति, परिवार के भीतर स्त्री की उपस्थिति का एक पूरा का पूरा विमर्श इन तीनों नाटकों के माध्यम से खड़ा कर सकते हैं, और स्त्री के बारे में मोहन राकेश और अंततः नई कविता और नई कहानी लिखने के, यानी नेहरू युग के रचनाकारों संबंधी दृष्टिकोण का मूल्यांकन, अवलोकन भी कर सकते हैं। ये ठीक है कि हम कोई स्त्रीवादी व्याख्या भले न कर सकें, पर इन नाटकों की एक स्त्री केंद्रीय व्याख्या जरूर है। एक छोटी सी कोशिश हमने पिछले अपने को आषाढ़ का एक दिन का पर केंद्रित था, उसमें करने की कोशिश की थी। आप देखेंगे कि तीनों नाटकों में, यदि मैं सारे अंतर्वस्तु के बाकी पहलुओं को छोड़ दूं, तो तीनों नाटकों में अंततः तीनों नाटकों का समापन स्त्री के अकेलेपन से होता है। मल्लिका आषाढ़ का एक दिन के अंत में अपनी
बेटी यानी भविष्य है, उसको गोद में रखकर सर झुकाकर चुपचाप रोती है। सुंदरी लहरों के राजहंस में नंद द्वारा, जो कि बेहद राग से भरा हुआ एक पुरुष है, इस नाटक तंत्र व्याख्या करने की और उस पर करने की मैं सिर्फ एक पहलू पर खुद को केंद्रित कर रहा हूं कि नंद जो बहुत अधिक राग से भरा हुआ है, बेहद आसक्त है, लेकिन अंततः सुंदरी जो खुद से भरी हुई है, जीवन से भरी हुई है, अंततः घटना विशेष के बाद छोड़ दी जाती। ठीक इसी तरह आधुरे का समय से होता है। ठीक तौर पर लगता है कि महेंद्र नाथ नाटक में लौट आता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गहराई से सामने स्पष्ट है कि महेंद्र नाथ के आगमन से ठीक पहले महेंद्र नाथ का मित्र जुनैजा जिस तरीके से सावित्री के चरित्र का उद्घाटन करता है या सावित्री की संपूर्ण तरह की व्याख्या अपने बेहदों के माध्यम से पेश करता है, ये तीनों जो है अंततः स्त्री को अकेलेपन में जाते हुए, पराजित होते हुए, परित्यक्त होते हुए दिखाया गया है। आखिर क्यों? आखिर मोहन राकेश के इन तीन नाटकों में जो दोहराया घटनाक्रम है, स्त्री का अकेला, इसकी क्या व्याख्या संभव है? क्या ये व्याख्या समाज में स्त्री जो निर्मित हो रही है, जो बना रही है खुद को समाज से लड़ते हुए, अंततः के पारंपरिक ढांचों में ढले हुए पुरुषों छोड़े जाने या पुरुषों द्वारा साथ न दिए जाने के लिए अभिशप्त है? सुंदरी के संवाद जो लहरों के राजहंस के आखिरी संवाद हैं, वे बेहद महत्वपूर्ण हैं। सुंदरी नाटक के अंत में एक वाक्य को 2 बार दोहराती है। आप सबको याद है कि नंद को जबरदस्ती भिक्षु बना दिया है बुद्ध ने, और उसके साथ आनंद, भिक्षु आनंद को लगा दिया है, और ये केश कट जाने की ये जो परिस्थिति बेहतरी तौर पर बेहद असमंजस में है, कुड़ा हुआ है वो, और जब वो केशहीन नंद जब पहली बार सुंदरी के सामने आता है तो सुंदरी अवाक हो जाती है, और सुंदरी का ये जो अवाक होना है, इसकी नंद एक खास तरह की व्याख्या करता है, और इस तरह की व्याख्या से वो सुंदरी के संपूर्ण जीवन राग को परिभाषित करने की कोशिश करता है। मैं ये संवाद आपके बीच पढ़ देता हूं। ये श्वेतांग का संवाद है जिसमें नंद की उस भाव का पता चलता है। वे चले गए हैं, नंद घर छोड़ सुंदरी को छोड़कर चला गया है। उन्होंने कहा है कि वे अपने को केशों की खोज में जा रहे हैं, जाकर तथागत से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने उनके केशों का क्या, और यदि कुछ नहीं किया तो क्या उनके केश उन्हें लौटाए जा सकते हैं। उनकी पत्नी को केश आवश्यकता है, उनकी पत्नी को उन केशों की आवश्यकता, ये बात श्वेतांग कहता है। यानी ये सेंस, ये बोध जाते समय अर्ध भिक्षुक नंद के भीतर है, जो भिक्षुक बढ़ रहा है। परंतु ये बात सुन सुंदरी की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इसे बहुत ही ताकत के साथ रेखांकित करना चाहता हूं इस बात को। यह कहा उन्होंने, इतना ही समझ पाए वे, जाओ तुम लोग, जाओ, मुझे इस समय एकांत चाहिए। इतना ही समझ पाए वे, ये जो
अपनी स्वतंत्रता और आधुनिक स्त्री प्रश्न है। जैसे नामवर सिंह ने लतिका के उस परिंदे नाम की कहानी के उस वाक्य के बारे में कहा कि यह युग प्रश्न है, उसी तरह सुनी का यह वाक्य जैसे युग का वाक्य, युगीन स्त्रियों का वाक्य है। इतना ही समझ पाए हैं वे, इतना ही तो समझ पाते हैं ये लोग, बस इतना ही तो उनकी समझ में आता है। एक ही वाक्य को 3 तरीकों से सुंदरी कही नंद के को संबोधित करके, और अंततः समूच जाति को संबोधित सत्ता के ढांचे ढले हुए की तरफ इंगित करके इतना ही समझ पाते हैं ये लोग। ये बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए सुंदरी के माध्यम से एक बेहद भिन्न तरीके से मोहन राकेश इस सवाल को बिल्कुल अलग ढंग से हमारे सामने स्थापित करते हैं। स्त्री के इस सत्य को और अधिक प्रभावशाली ढंग से और भिन्न तरीके से पेश करते हैं मोहन राकेश अपने अंतिम नाटक आधे अधूरे में। और मैं इस समय बोलते हुए भी इस संशय में भरा हुआ हूं कि अंततः मोहन राकेश का नाटक में यानी अपने अंतिम नाटक में स्त्री के प्रति, आधुनिक स्त्री के प्रति दृष्टिकोण क्या है। जब मैं ये देखता हूं कि अंततः नाटक समाप्त होता है जुनेजा द्वारा कहे गए वाक्यों के माध्यम से, यानी परसेप्शन जो एक स्त्री के रूप में सावित्री का मूल्यांकन और विवेचन करते हुए जुनेजा पेश है। सावित्री और उसकी बड़ी बेटी यानी अगले जमाने की स्त्री बिन्नी सामने, जहां वो पूरी तरह सावित्री के प्रति नकारात्मक है। मैं इस पाने में स्मरण कि क्या जुनेजा की विचारधारा और जुनेजा के परसेप्शन मोहन राकेश का परसेप्शन माना जाए। लेकिन यह बात निश्चित तौर पर तय है कि नाटक के अंत में, शुरू में नाटक होता है तो वो सावित्री टूटन, उदासी, ऊबन उसकी संघर्ष गाथा की तरह बढ़ देता है। परंतु जब जुनेजा नाटक में आता है तो एक तरह से वो संपूर्ण जीवन कथा सावित्री की जीवन कथा के मन से विकसित होती है, जिसमें उसके परिवार की संघर्ष गाथा एक अलग ढंग से पेश होती है। जुनेजा द्वारा कहे गए संवाद एक तरह से नाटक के आखिरी संवाद हैं, जिसमें मैं अनिष्टा के बावजूद आज ये बात कह सकता हूं कि अंततः वो विजय की घोषणा करते हैं। अंततः जो परसेप्शन है, जो नाटककार चाहता है कि दर्शक अपने साथ जाए, वो परसेप्शन जुनेजा का परसेप्शन है सावित्री के बारे में, और जिससे ये इस बात की ताकीद इस बात से भी होती है कि अंततः इस नाटक का शीर्षक भी उसी जगह से लिया गया है, यानी सावित्री के बारे में जो परसेप्शन जुनेजा का है, उस जुनेजा के परसेप्शन से ही आधे अधूरेपन की वो धारणा ली गई है जो सावित्री के चरित्र से उठाई गई है। यानी मोहन राकेश की चेतना, मोहन राकेश का परसेप्शन एक नाटककार के रूप में अंततः जुनेजा या दोनों परसेप्शन बहुत अधिक एक दूसरे के नजदीक। ये बात कहने में कोई हिचक नहीं कि जुनेजा एक बेहद ही भयानक तरीके से पितृसत्तात्मक रखने वाला एक आधुनिक पुरुष है, जो भावनाओं की एक खोज करती हुई या भावनाओं की खोज में एक जीवन जीती हुई स्त्री की संपूर्ण नकारात्मकता के साथ लगभग एक ही जगह पर जाकर खड़े होकर देखता है, जहां सावित्री को हम बेहद एक नकारात्मक, और मैं बहुत मोटे शब्दों में कहूं, ये शब्द मुझे प्रिय नहीं, लेकिन एक चरित्रहीन स्त्री की तरह वो व्यक्त करने की कोशिश करता है। और वो सावित्री की यानी आधुनिक जीवन से लड़ती हुई एक स्त्री की एक बेहद नकारात्मक छवि के साथ ये नाटक का समापन होता है। जुनेजा का ये परसेप्शन जो अंततः मुझे नाटककार मोहन राकेश के परसेप्शन के नजदीक लगता है, ये उस जमाने के पितृसत्तात्मक
आधुनिक पुरुषों या आधुनिक पुत्र सत्तात्मक विचारों में ढले हुए पुरुषों की विचारधारा का सम्यक अभिव्यक्ति करता है, सम्यक झलक देता है, जहां अंततः एक पराजित स्त्री के रूप में अपने घर के भीतर ही सावित्री एक नकारात्मक बोध के साथ अकेले रहने के लिए विवश है। जब नाटक समाप्त होता है तो वो बेहद टूटी हुई एक कुर्सी पर, एक सोफे पर लुढ़क जाती है। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जुनेजा जो ये पहलू रखता है, हम बड़ी लड़ी के माध्यम से ये बात देखते हैं कि जुनेजा जिस पुरुष के प्रति सहानुभूति रखते हुए सावी का ये चरित्र मूल्यांकन करता है, यानी महेंद्रनाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो महेंद्रनाथ ने क्या किया है सावित्री के साथ? एक आधुनिक पुरुष के रूप में महेंद्रनाथ का सावित्री के साथ संबंध क्या है, इसे बताती है उसकी बड़ी बेटी बिन्नी, जो बताती है कि इन दोनों के बीच क्या क्या नहीं हुआ। और उस पूरी कथा में बिन्नी ये देख पाती है, पुरुष के रूप में परिवार से बाहर किए जाने वाले संघर्षों में पराजित होने के बाद अंततः महेंद्रनाथ अपनी समूची पराजय, अपनी समूची खीज, अपनी समूची टूटन उतारता है एक स्त्री के ऊपर और उसके साथ एक भयानक बर्ताव करता है। आप देखेंगे कि नाटक के भीतर, उस अकेले संवाद के भीतर, महेंद्रनाथ द्वारा बार बार सावित्री को पीटे जाने और बार बार वॉशरूम में ले जाकर कमोड जैसे पर उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने का अंकन होता है। तो यूं तो आप कह सकते हैं, लिबरल होकर कहें, कि मोहन राकेश अंततः दोनों परसेप्शन, यानी स्त्रियों का परसेप्शन और पुरुषों का परसेप्शन हमारे सामने रख देते हैं। और जिस तरह से मोहन राकेश और जुनेजा नाटक के अंत में स्त्री सावित्री, पत्नी सावित्री के प्रति हिंसा और अवमानना करने वाले महेंद्रनाथ के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया पेश करने की कोशिश करते हैं। यानी सारे दर्शकों की सहानुभूति अंततः पराजित महेंद्रनाथ के साथ हो जाती है, जो अंतिम क्षण में नाटक के भीतर प्रवेश करता है। ये जो नाटककार की सहानुभूति है, जो अंततः महेंद्रनाथ के साथ चली जाती है, उसके माध्यम से ये बात बहुत ही प्रभावी ढंग से कही जा सकती है कि सारी आधे अधूरेपन की वो फिलॉसफी, एक दार्शनिक आवरण रखने के बावजूद अंततः ये नाटक आधुनिक पितृसत्ता के अमानवीय व्यवहारों को पर पर्दा डालने वाले आधुनिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। और यही इस नाटक की सीमा है। संभवतः इसीलिए 1990 के बाद आधे अधूरे को उतने दर्शक, उतने रंग मंडल, उतने निर्देशक नहीं मिले हैं जितने कि आषाढ़ का जैसे मुक्त नाटक को मिले हैं, जहां अंततः दर्शकों की सहानुभूति मल्लिका जैसी एक स्त्री पात्र के साथ होती। मैं निष्कर्ष दे रहा हूं, पर ये बातें हुए आज बात खत्म करता हूं कि क्या मोहन राकेश के मन में स्त्री के प्रति जुड़ना है का शिकार है। अंततः नाटककार, रचनाकार मोहन को पुरुष के प्रति भावुक, त्याग वाली, समर्पण करने वाली, पुरुष के लिए अपना जीवन होम करने वाली, भावुक, कोमल मल्लिका जैसी स्त्रियों की चाह है और अपने लिए संघर्ष करने वाली, जीवन का एक कोना खोजने वाली, अपने ढंग से जीवन का निर्माण करने की कोशिश करने वाली
पुरुषों का मुकाबला करने वाली, पुरुषों की वैचारिकता और उनकी पितृसत्तात्मक आचारों व्यवहारों का सामना कर सकने वाली सावित्री के प्रति सहानुभूति नहीं है। मोहन राकेश को मल्लिका से सहानुभूति है, परंतु सावित्री से सहानुभूति नहीं है। क्या मैं रचनाकार, नाटककार मोहन राकेश के बारे में ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूं? शायद नहीं, परंतु मेरे मन में यह सवाल तो जरूर ही बहुत गंभीरता के साथ उभरता है। दोस्तों, लंबा वक्त मैंने आपका लिया है और इस लंबे वक्त में लगभग 100 मिनट के इस समय में मैंने कोशिश की है कि मोहन राकेश के तीनों नाटकों के माध्यम से उनकी नाट्य कला का, उनकी नाटककार की क्षमताओं का और उनके नाटक के भीतर क्रमशः प्रवाहित होने वाली अंतर्वस्तु का या चेतना का एक छोटा सा अंश, एक छोटी सी वानगी आपके सामने पेश कर सकूं। यह मेरी ओर से अंतिम निष्कर्ष तो नहीं है, परंतु एक सवालिया निशान के साथ मैं आज यहीं खड़ा हूं जहां से मैं आपसे ये बातें साझा कर रहा हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इस लंबी बातचीत में हमारा साथ दिया, हमारे साथ आप रहे। आपने इन उलझन भरे विचारों को, जिनमें सुलझने उलझने की बहुत सारी तहें मौजूद हैं, को ध्यान से सुना।